तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 फिज़िक्स, जिसके अंदर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो क्लास 12 में है 60% सिलेबस जो है 30% सिलेबस जो है रिड्यूस कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका उसमें चैप्टर्स डिलीट कर दिए गए हैं। चैप्टर्स आपके टोटल 15 चैप्टर्स ही हैं, बट उसके अंदर जो सब टॉपिक्स है, कुछ टॉपिक्स जो है वो हटा दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसके अंदर आपका जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स था वो हटा दिया गया है। ठीक है, और उसके अलावा बाकी सब इसके अंदर है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे मोबिलिटी क्या होती है, व्हाट इज़ मोबिलिटी, राइट। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे मोबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो मोबिलिटी आप ऐसे समझ सकते हैं कि कितना तेज़ जो है इलेक्ट्रॉन आपका वो मूव कर रहा है, यानी चार्ज कैरियर्स है। जैसे कंडक्टर्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं चार्ज कैरियर, वह कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैसे ही आपके इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, राइट। तो जो उसकी क्या बोलते हैं उसको, मोबिलिटी यानी कितना अच्छे से मोबाइल हो रहा है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, राइट। तो बच्चों, इसकी डेफिनेशन जो हो जाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, द मैग्नीट्यूड ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नोन एज मोबिलिटी। उसको हम लोग मोबिलिटी कहते हैं। मोबिलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं बच्चों म्यू से। ठीक है, अब एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट आप लिख लो, इसका एसआई यूनिट लिख लो तो आपको मिल जाएगा। तो एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी क्या हो जाएगा आपका, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ठीक, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आ भी सकता है आपका। एंड इज़ ऑफ 10 to the power 4 ऑफ द मोबिलिटी इन प्रैक्टिकल यूनिट्स। और ये लगभग आपका 10 to the power 4 होता है अगर आप इसे प्रैक्टिकल यूनिट्स में देखा जाए तो, जो क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट एक सेकेंड में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है, ई अपॉन एम इंटू टाउ होता है, राइट। तो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देना, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट निकालो वी डी अपॉन ई। तो जो बचेगा आपका यानी ई टाउ अपॉन एम, यही किसका ये क्या डिनोट करेगा, म्यू डिनोट करेगा। तो यहाँ से म्यू का फॉर्मूला हो जाएगा आपका ई टाउ अपॉन एम। तो ये क्या था बच्चों, आपका मोबिलिटी था, राइट। और ये लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ मैंने पढ़ा ही दिया है आपको। ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा ना। अगर हम लोग बात करें रेजिस्टिविटी ऑफ वेरियस मटेरियल्स, तो ये एक टेबल है आपका, जिसमें मैंने आपको बताया था, ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ कि जो सिल्वर होता है उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है। देखो 1.6 × 10⁻⁸, यानी ये ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁸ का होता है। ठीक है, और ये रेजिस्टिविटी कौन से टेम्परेचर पे निकाली गई है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो देख सकते हैं सिल्वर का सबसे कम होता है, और इसीलिए आप जो कंप्यूटर वगैरह कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं उसमें हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिल्वर के वायर यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि हम लोग को उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डाटा क्या करना होता है, ट्रांसफ़र करना होता है। हम लोग चाहते हैं कि 1 सेकेंड में बहुत ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र हो जाए, और डाटा वहाँ पे कौन कैरी करता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो जितना ज़्यादा आपका इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे उतना ज़्यादा उसका करंट होना चाहिए, राइट। और करंट ज़्यादा होने के लिए उसकी रेजिस्टिविटी यानी रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो सिल्वर का सबसे कम होता है, फिर कॉपर आता है, फिर एल्युमिनियम आता है, इस तरीके से आपका आता है। सेमीकंडक्टर्स में देखोगे तो ये ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁵ का होता है, इतना ज़्यादा होता है। किसी का तो सिलिकॉन जर्मेनियम का तो बहुत ज़्यादा होता है, राइट। इंसुलेटर का देखो प्लस में होता है, राइट। इसीलिए इंसुलेटर्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड करंट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी आपकी। उसके बाद में बच्चों, ये आपका कार्बन रजिस्टर है, ये सिलेबस से ओमिट कर दिया गया है, ये आपका निकाल दिया गया है, ये आपको नहीं स्टडी करना है। ठीक है, ये पढ़ना नहीं है आपको। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी, कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी की अगर बात करें, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी
तो अलग अलग मटेरियल की हम लोग अगर रेजिस्टिविटी की बात करें तो वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम लोग 3 चीज़ों की बात करेंगे। एक तो आपका मेटल यानी कंडक्टर, एक है आपका सेमीकंडक्टर और तीसरा है इंसुलेटर। ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। अब कंडक्टर में आप देखोगे तो जो ग्राफ बनता है किसी भी कंडक्टर का, अगर आप ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर बनाओगे और यहाँ पे अगर आप रेजिस्टिविटी बनाओगे, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से आता है आपका। थोड़ा सा पहले कांस्टेंट रहता है, फिर बाद में सडनली ऐसे इंक्रीज़ करता है। ठीक है, उसके बाद में सेमीकंडक्टर्स में देखोगे आप तो सेमीकंडक्टर्स में ये क्या होता है, ये डिक्रीज़ होता है। अगर रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर देखा जाए तो ये क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। टेम्परेचर अगर बढ़ाते जाओ तो रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, देखो डिक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, और इंसुलेटर में भी यही कहानी होती है आपकी, वो भी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। इस तरीके से रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर ये डिक्रीज़ होती है, राइट, इस तरीके से। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसका ग्राफ भी आप देख सकते हैं, बुक में दिया हुआ है। ठीक है, ये बुक में दिया हुआ है ग्राफ, राइट। अब जो कंडक्टर्स होते हैं उसके लिए यहाँ पे रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा लीनियर एक्सपेंशन में, है ना। वहाँ पे आपने देखा होगा कि जो फाइनल लेंथ होती है वो आपका इसी रिलेशन से डिपेंड करता है। यहाँ पे रो टी इज़ इक्वल्स टू रो नॉट, यानी रो टी आपका जिस टेम्परेचर पे आपको रेजिस्टिविटी निकालनी है, और रो नॉट क्या है आपका उस टेम्परेचर पे, यानी आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रेजिस्टिविटी है। इस तरीके से आपका इस फॉर्मूले पे आप क्या कर सकते हो, रेजिस्टिविटी निकाल सकते हो कंडक्टर के लिए। यहाँ पे अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा आपका है कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग ने देख लिया कि जो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर होती है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग, ये वाला। इसीलिए देखते हैं इसका जो ग्राफ बनता है वो लगभग लीनियर बनता है। ठीक है बच्चों, ये जो ग्राफ है ये एलॉयज़ का ग्राफ होता है। अब एलॉय क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मेटल्स इज़ नोन एज एलॉय। ठीक है, तो ये जैसे ये नाइक्रोम का आपका ग्राफ बना हुआ है, तो जितने भी एलॉय होते हैं इसका ग्राफ ऐसे ही बना होगा। ठीक है, एलॉय और कौन कौन से हैं आपके, मैग्नीन हैं, कॉन्स्टेंटन हैं, तो ये सारे क्या है आपके एलॉय हैं। जैसे नाइक्रोम किससे बनता है, मिलके निकेल क्रोमियम से मिलके बनता है ये। ठीक है, तो इसका आप ग्राफ देखोगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, स्ट्रेट लाइन। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि आप देखो टेम्परेचर 800 तक बढ़ा दो लेकिन जो रेजिस्टिविटी है वो ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, यानी इसके रेजिस्टिविटी में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप देखो 50 से 100 जैसे किए वैसे देखो आपका जो रेजिस्टिविटी था वो आपका 0.1 से लेके 0.2 हो गया। ठीक है, अगर आप 50 से 150 देखें तो आपका 0.1 से 0.4 हो गया, यानी इसकी रेजिस्टिविटी जो होती है बहुत तेज़ बढ़ती है बच्चों। अब 150 केल्विन जो टेम्परेचर होता है आपका, नॉर्मली आपका 27 यानी 300 केल्विन होता है। तो इसका जो ग्राफ होता है थोड़ा सा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इसकी रेजिस्टिविटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। किसमें, कंडक्टर में आपके। ठीक है, ये कॉपर का आपका एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन अगर आपका यहाँ पे कोई भी कंडक्टर आ जाए, ठीक है, उसके लिए आपका यही ग्राफ बनेगा। भले ही सिल्वर आ जाए, कॉपर आ जाए, एल्युमिनियम आ जाए, मैग्नीज आ जाए, सोडियम आ जाए, कोई भी मेटल हो उसका ग्राफ यही बनेगा आपका। ठीक है, ये आपका कॉन्स्टेंटन आ जाए, मैग्नीन आ जाए, या फिर आपका नाइक्रोम आ जाए, यानी जितने भी एलॉय है इसके ये यूज़ करेंगे। और ये बच्चों है आपका सेमीकंडक्टर का, और यही ऐसा ही इंसुलेटर का ही बनता है। और इसमें क्या होता है, रेजिस्टिविटी डिक्रीज़ होती है टेम्परेचर के साथ में। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या हो रही है, देखो डिक्रीज़ हो रही है। जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो रेजिस्टिविटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। ठीक, ये सारी चीज़ें हैं आपका। अब बच्चों क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रैक्टिकल लैब्स होते हैं उसके अंदर जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं उसका जो वायर होता है वो किससे बना होता है और क्यों बना होता है। तो बच्चों उसका आंसर होता है कि वो जो बने होते हैं वो एलॉयज़ के बने होते हैं। वो एलॉय के इसलिए बने होते हैं क्योंकि उन एलॉयज़ के जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है वो बहुत कम है, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी अगर इंक्रीज़ हो जाए तो उसकी रेजिस्टिविटी में ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं। अब ऐसा क्यों हम लोग करते हैं, उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि हम लोग देखो जो ठंडी होती है उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है लगभग 15, 10 इतना चला जाता है, और गर्मियों में 40 चला जाता है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर डिफरेंस देखें तो कितना हो जाएगा आपका, लगभग
25 डिग्री सेल्सियस। अब 25 डिग्री सेल्सियस यानी इतना केल्विन आपका टेम्परेचर डिफरेंस है, तो ठंडी में कुछ और रीडिंग आएगी, गर्मी में कुछ और रीडिंग आएगी उसी इंस्ट्रूमेंट का, राइट। क्यों अलग अलग रीडिंग आएगी? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो रीडिंग अलग आएगी। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नाइक्रोम का वायर यूज़ करेंगे, या तो कॉन्स्टेंटन का यूज़ करेंगे, या तो मैग्नीन का यूज़ करेंगे, जितने भी आपके प्रैक्टिकल लैब में इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पे, ठीक है। आई होप कि आपको आज का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल है जिसे आपको सॉल्व करना है, समझ के आपको इसको सॉल्व करके और मुझे ग्रुप में भेज दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।